हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व की राशि प्रति की अवधारणा। ईस्ट एंड वेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तित्व की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद रहे हैं। व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा। नाटकों में चेहरे पर जो कैरेक्टर होते थे एक मुखौटा पहनते थे, जो नाटक के पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के दर्शन कराता था। नाटकों में वेशभूषा भी पात्रानुकूल होती थी। इससे पात्रों के चारित्रिक वैशिष्ट्य का पता चलता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी फिल्म होती है अथवा नाटक होता है या फिर कोई मंच होते हैं जिससे रामलीला आदि का प्रोग्राम चलता है, तो उसमें जो व्यक्ति होते हैं उस समय राम, सीता, लक्ष्मण आदि का रूप धारण करते हैं, यानी कि अपना मुखौटा वैसा ही बना लेते हैं जैसा कि वास्तविक कैरेक्टर है। अब यहाँ पर वह स्वयं को वैसा ही महसूस करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग बोलते भी हैं। तो यहाँ नाटकों में वेशभूषा भी पात्रानुकूल होती थी और होती है। इससे पात्रों के चारित्रिक वैशिष्ट्य का पता चलता है। व्यक्तित्व के विकास या विषय में भारत तथा यूरोप एवं अमेरिका में पृथक अवधारणाएं प्रचलित हैं। इन अवधारणाओं के आधार पर पर्सनैलिटी का विश्लेषण किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय यानी कि प्राचीन से कहा जाता है प्राचीन अवधारणाएं, ईस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। फिलोसफिकल आउटलुक, इसके अंतर्गत यानी कि दार्शनिक दृष्टिकोण जो है, दर्शन शास्त्र की अवधारणा ये है कि आत्मज्ञान, आत्मानुभूति, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन वाला व्यक्ति ही व्यक्तित्व है। अन्य सभी साधारण जन हैं यानी कि साधारण मनुष्य हैं। आत्मज्ञान की अधिकता ही व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। ऐसा व्यक्ति ही पूर्णता का आदर्श है, आत्मज्ञान से पूरित है। दार्शनिक दृष्टिकोण वैदिक युग से प्रचलित है। पाप, पुण्य, शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा से संबंधित तत्वों का समन्वय ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। एक वेद मंत्र में कहा गया है, हे परमात्मा, मेरे सारे अंग, वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सभी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां प्राण समूह में शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ऊर्जा पुष्टि एवं वृद्धि को प्राप्त हों। सांख्य दर्शन के अनुसार आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक के भेद से दुख 3 प्रकार के हैं। शारीरिक दुख का कारण वात, पित्त, कफ की विषमता के कारण रोग एवं दुख या कष्ट देने वाले विषयों की प्राप्ति है। मानस दुख का साधन काम, क्रोध, लोभ, मोह और विषाद आदि हैं। न्याय दर्शन के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अनुविधि, वार्ता तथा दंड नीति व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। वैशेषिक दर्शन द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और पंचम तत्व पर बल देते हैं। वैशेषिक सिद्धांत प्रतिनियत अवस्था से ही सुखी, दुखी, उच्चवंशीय, निम्नवंशीय, विद्वान तथा मूर्ख होते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार आत्मज्ञान पूर्वक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से धर्माधर्म के विनाश के लिए देह, इंद्रिय आदि का आत्यंतिक निराकरण ही मोक्ष है। शंकराचार्य ने कहा है कि शिक्षा, कला, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण की शिक्षा से युक्त व्यक्ति ही सर्वोत्तम व्यक्तित्व है। आयुर्वेद में वात, पित्त तथा काम प्रधान व्यक्तित्व कहे गए हैं। इन तीनों गुणों का असंतुलन व्यक्तित्व विकार करता है तथा असंतुलन व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
तैत्तिरीय उपनिषद में स्नातकों को उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए समावर्तन के समय जो उपदेश दिए जाते थे, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय का त्याग ना करो, सत्य, धर्म, कल्याणकारी कार्य, देव, पितृ कर्मों का त्याग ना करो, आचार्य देव तथा पिता की अर्चना करो, क्योंकि कहा गया है अतिथि देवो भव आदि वाक्य हैं, इसी ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, सोशियोलॉजिकल आउटलुक। दार्शनिक दृष्टिकोण ने व्यक्तिवादी व्यक्तित्व संबंधी अवधारणा को जन्म दिया है। व्यक्ति समाज का अंग है और उस पर समाज के अनेक दबाव तथा प्रभाव पड़ते हैं। इसके विषय में हम पिछली वीडियो में बहुत कुछ समझ चुके हैं, समाज के विषय में, समाज शास्त्रीय अवधारणा के विषय में, दृष्टिकोण के विषय में तथा आत्म पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके विषय में। अन्य दबाव तथा प्रभावों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति की समाज में भूमिका यानी कि जो रोल होता है तथा स्थिति जो स्टेटस का होता है उसका निर्वाह होता है। भारत में निम्न वर्ग के प्रतिभाशाली व्यक्ति भी वर्ण आश्रम तथा जाति व्यवस्था के दबावों से पीड़ित रहते हैं, भले ही वे अपने निजी गुणों के कारण कितना भी ऊंचा स्थान प्राप्त क्यों न कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे प्राचीन मनोविज्ञान की भूमिका, रोल ऑफ ओल्ड साइकोलॉजी। आज के औपचारिक मनोविज्ञान का इतिहास एक सदी पुराना है, जबकि मानव विकास के इतिहास से इसका पुराना संबंध है। प्राचीन अवधारणा का आधार धर्म है। एशिया में प्रचलित धर्म भले ही अपने समर्थकों के विशेष व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी की पहचान आइडेंटिफिकेशन न कर पाए, किंतु उन धर्मों के प्रवर्तक प्रचारकों जैसे योगी, सन्यासी, धर्मगुरु, मठाधीश तथा महंत एवं पुजारी जैसे व्यवसायिकों के व्यक्तित्व का निर्माण विशिष्ट शैली में हुआ है। ये व्यक्तित्व में व्यावहारिक मनोविज्ञान पर आधारित है। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अभिधम्मा व्यक्तित्व सिद्धांत यानी कि पर्सनालिटी थ्योरी। अभिधम्मा को अभिधम्मा ही कहा जाएगा। अभिधम्मा व्यक्तित्व सिद्धांत ईसा से 500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने प्रतिपादित किया, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये इसमें विभिन्न वंशधर्म तथा बुद्ध धर्म की शिक्षाएं तथा संप्रदायों के विचारों का प्रतिबिंब है। भिक्षु नयन कोनिका ने कहा है, बौद्ध धर्म में मस्तिष्क वह आरंभिक बिंदु है, वह केंद्रीय स्थिति है जहाँ साधक मुक्ति एवं पवित्रता की ओर बढ़ता है। इसमें स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए साधना के विभिन्न चरण अपनाए जाते हैं। इस प्रकार से भिक्षु नयन कोनिका ने अपने शब्द व्यक्त किए हैं। अभिधम्म सिद्धांत में व्यक्ति का संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। एक कथा है, एक अपूर्व सुंदरी पति से झगड़ कर जा रही थी। एक बौद्ध साधक ने उसे देखा, उसके मन में विचार आया कि कंकाल ने वस्त्र पहन रखे हैं। कुछ क्षण उपरांत उस स्त्री का पति उस ओर से गुजरा, बोला, महात्मन, इधर आपने किसी स्त्री को तो नहीं देखा? साधक का उत्तर था, इस मार्ग से कोई स्त्री गुजरी है या पुरुष, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। अस्थियों का एक बोरा या पंजर अवश्य इधर से गया है। क्योंकि इस कथा में साधक शरीर के 32 अंगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए उसने स्त्री के सौंदर्य आदि का ध्यान नहीं दिया। अभिधम्म में व्यक्तित्व की अवधारणा अट्ट तथा आत्मा सेल्फ पर आधारित है। आत्म शरीर के अंगों, विचार, संवेदना, इच्छा, स्मृति तथा संस्कार आदि का योग है। ये भाव द्वारा चेतना की निरंतरता से जुड़ा हुआ है। आत्मा यानी कि सोल। प्राचीन अवधारणाओं में आत्मा का सिद्धांत हिंदू युग में विकसित हुआ। आत्मा मन का चेतन भाव है और हमारे व्यवहार का नियंत्रक है, मूल है। ये कल्पना तथा आदर्श पर आधारित है। आत्मा का सिद्धांत कर्म पर आधारित है। सत्य, रज, तम गुणों पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रतीति अवधारणाएं यानी कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। व्यक्तित्व की पाश्चात्य अवधारणाओं का आधार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शिक्षा आदि गुण है। इस विषय में
अल्फोर्ड महोदय ने लिखा है, पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील तथा गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। दूसरी डेफिनेशन आइजेंक ने दी है, जिस प्रकार से है, पर्सनालिटी इज द मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पर्सन कैरेक्टर, temperament, intellect, and physique that determine his unique adjustment to his environment. व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्र प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करता है। इन गुणों पर वातावरण तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। प्रणाली विहीन ग्रंथियां, सामान्य स्वास्थ्य, स्नायुमंडल आदि व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। वातावरण संबंधी तथ्यों में परिवार, पड़ोस, बालक समूह, विद्यालय, पुस्तकें, जीवन लक्ष्य, मनोरंजन के साधन, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक वातावरण, जलवायु तथा शिक्षा आदि व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की अवधारणा का विकास कुछ सिद्धांतों के आधार पर किया है, जो इस प्रकार की मनोविश्लेषण सिद्धांत, व्यवहारवाद, मानवतावाद, विकासवाद, क्षेत्रीय मनोविज्ञान, प्रकारवाद तथा गुणवाद। कुल मिलाकर प्राचीन प्रतीकी व्यक्तित्व अवधारणा मनुष्य के आंतरिक तथा बाहरी स्वरूप के आधार पर संपूर्ण व्यक्ति का विश्लेषण करके उसका निर्धारण करते हैं। प्राचीन सिद्धांत का आधार आध्यात्म है। वह ऊपरी आवरण से के सम आंतरिक विकास पर अधिक बल देते हैं। प्रतीकीवादी मनोवैज्ञानिकों ने भौतिक आधारों पर व्यक्तित्व की अवधारणाओं का विकास किया है। व्यक्तित्व की प्राचीन तथा प्रतीकी की अवधारणाएं मुख्य रूप से अंतर तथा बाहरी व्यक्तिक आवरण पर बल देती हैं। प्राचीन तथा भारतीय अवधारणा के अनुसार अच्छा व्यक्तित्व वह है जिसमें सद्गुण होते हैं। ये सद्गुण एक ओर उसका अपना विकास करते हैं तो दूसरी ओर समाज तथा समुदाय का भी विकास तथा कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। रामकृष्ण भगवान, महावीर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य आदि व्यक्तित्व लोकोपकारी रहे हैं, जिन्होंने अभाव पैदा कर उसके यथार्थ का अनुभव कर सामान्य जन का कल्याण करने का संकल्प लिया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के दर्शन को वे जीवन में उतारने वाला व्यक्तित्व ही राखी प्रधान होता है। आज भी अध्यात्म के क्षेत्र में, विज्ञान तथा समुदाय के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे व्यक्तियों की कमी नहीं है। पश्चिमी विचार में व्यक्तित्व को भी प्रयोजन से जोड़ा है, उसको सूक्ष्म गुणों में स्वतंत्र रूप से देखा है। एक शिक्षक जो बहुत अच्छा पढ़ाता है या पढ़ता है, उसका शैक्षिक व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, हो सकता है उसका निजी व्यक्तित्व अधिकांश गुणों में दुर्गुणों से युक्त हो। हमें केवल उतना ही कहना है कि व्यक्तित्व को पृथक पृथक परिवेश में नहीं देखा जाता, अब उसे समग्र रूप में देखा जाता है। फिर समाज के प्रभाव को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।